जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कटरा में लग रहे रोपवे के खिलाफ रियासी में निकाली विरोध रैली। श्राइन बोर्ड प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट द्वारा आज फिर से किया गया विरोध प्रदर्शन। मांगे पूरी करने की लगाई गुहार। पूर्व मंत्री और डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाणक्य ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब समाचार विस्तार से। पिछले कई दिनों से कटरा में रोपवे के खिलाफ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भिन्न भिन्न जगहों में रोपवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं। आज रियासी में भिन्न भिन्न संगठनों द्वारा रोपवे के खिलाफ विरोध रैली निकालकर श्राइन बोर्ड प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उन्हें बिना शर्त पर जल्द से जल्द रिहा किया जाए और रोपवे कार्य को पूरी तरह से बंद किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और रोपवे प्रोजेक्ट को नहीं लगने देंगे। उन्हें कहा इसमें चंद लोगों का निजी स्वार्थ है, इसीलिए वह रोपवे के खिलाफ नहीं बोल रहे। करो फौरन करो, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमारी जुंडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोर्ड हाय हाय, हाय 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 हाय। श्राइन बोर्ड, हाय हाय। श्राइन बोर्ड, हाय हाय। श्राइन बोर्ड, हाय हाय। हेल्दी प्रशासन, हेल्दी प्रशासन, हाय हाय। श्राइन बोर्ड। देखिए, सीधी सी बात है, जिस चीज की लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं सोचता कि उसको लगाना चाहिए वहां पर। और कहने की बात यह है कि वहां पे कम से कम कोई 10 लाख परिवार हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो ट्रैक है, जो वैष्णो माता का ट्रैक है, उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। मैं सोचता हूँ उनको बेघर करने वाली बात है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज कितने 6-7 दिन हो गए उनको कंटिन्यू। बताओ मुझे, वो यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। मुझे बताओ उनके घरों में राशन कौन दे रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है, मुझे बताएं। बिल्कुल जी, ये सरासर ये गलत है। रोपवे से एक तो बेरोजगारी, वैसे भी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है सेंट्रल में तब से बेरोजगारी बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से तो रोपवे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम आप मान के चलेंगे 50,000 के करीब के लोग जो होंगे वो इफेक्ट होंगे। इससे उनका रोजगार छूट जाएगा। अगर एलजी साहब को गंडोला लगाना ही है कि यूपी में लगवा दें। यूपी में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं, पर ये हमारी आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं करें। ये हमारी आस्था है। इस वैष्णो देवी हमारी जो डोगरों का कल्चर है, हमारा यहाँ हमारी सभ्यता का सवाल है। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि आपने गंडोला लगाया, ये दिखाए, बाग शाग दिखाए, बगीचे दिखाए, स्विमिंग पूल दिखाए, मॉल दिखाए और आप दर्शन करवाए। वो झूठे दर्शन होंगे माता के। सच्ची आस्था के साथ आप खिलवाड़ मत करें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा एलजी साहब, आप पता नहीं आपका टेन्योर कितना है यहाँ पे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी टेन्योर है, उसके बाद आप ये गंडोले वाली कंपनी को अपने साथ ले जाएं। यूपी में जहाँ की अब आकी पोस्टिंग होगी, यहाँ पे आपको नया कोई दर्जा मिलेगा, वहां जाके लगवा लें आप। हमें कोई एतराज नहीं है हमें गंडोले से, आप वहां लगवा लें एलजी साहब। पीओजे के शरणार्थी मोर्चा ने एक बार फिर से लंबे समय से चली आ रही मांगों के समाधान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि जेपीसी रिपोर्ट के अनुसार उनकी बकाया राशि उन्हें सौंप दी जाए तथा भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराई जाए और उन्हें अन्य वर्गों की तरह विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर उनकी मांगों पर गौर करने की गुहार लगाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 3 लाख असेंबली की 24 सीटें, असेंबली की 24 सीटें, असेंबली। भारत माता की आवाज दो, आवाज दो। हम क्या चाहते, इंसाफ के आगे इंसाफ। श्रद्धांजलि है और पीओजे के रिफ्यूजियों की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समय की बात है, समय चलता जा रहा है
और आस्ता आस्ता पुराने लोग हमारे से बिछड़ रहे हैं। बाकी हमारी कुछ डिमांड्स हैं, वो इस प्रकार से हैं कि हम अभी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, गवर्नर साहब से भी और उमर साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि हमारी डिमांड के ऊपर गौर फरमाया जाए और हमारी डिमांड को हल किया जाए। सबसे नंबर 1 ये है कि अभी तकरीबन 4200 फाइल जो पीओ के रिफ्यूजियों की पास हो चुकी है, दिल्ली में डाटा जा चुका है, उसका पैसा नहीं डाला जा रहा, पैसा जल्दी से जल्दी डाला जाए। नंबर 2, जेपीसी के आधार पर हमारा ये 30 लाख रुपया मंजूर हुआ था पर फैमिली, जो अभी 5.5 भी नहीं दे पाए हैं, और हम दरख्वास्त करते हैं कि वो 24.5 जो बैलेंस है वो भी दिया जाए। नंबर 3, जो लैंडलेस लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन और प्लाट दिया जाए ताकि वो भी कहीं अपनी खोई हुई जायदाद का ये कह सकें, फ़ख्र से कह सकें कि हमें भी गवर्नमेंट ने एक रिफ्यूजी के नाते बसाया है, जब बसाव किया है। अगली चीज़ है, हमें रिजर्वेशन चाहिए, जैसे पहाड़ी लोगों को, बकरवाल लोगों को और उन्हें स्टेटस दिया है, हमें भी मिलना चाहिए। सबसे गया कमज़ोर तबका जो भी रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी एक किस्म का सब कुछ छोड़कर आया था, सब कुछ लुट गया था। अगर किसी ने अभी थोड़ा सा स्टैंड हुआ वो बात दूसरी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्टेटस हमें मिलना चाहिए, चाहे हमें रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए, बैकवर्ड क्लास का स्टेटस दिया जाए या पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, हम उसके लिए लेने के लिए तैयार हैं। अगली बात, हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, उनको कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों को नौकरी का बंदोबस्त किया जाए, जो अभी अनपढ़ हैं या ऐसे बेरोज़गार खड़े हैं उनको नौकरी दी जाए। अगली चीज़, स्कूलों कॉलेजों में हमारे लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई उसमें छूट नहीं है, बाकी सबको छूट दी जा रही है, लेकिन पीओजे के रिफ्यूजियों को आज तक किसी किस्म की छूट नहीं दी गई, जो हम चाहते हैं कि हमें भी छूट दी जाए। अगली चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आज कितना समय हो गया, हमारा बसाव क्यों नहीं हुआ? सिर्फ हमें टकराते रहे, समझाते रहे, मीठी मीठी बातें करते रहे, वक्त निकालते रहे और वक्त निकाल कर अपना कार्यकाल पूरा किया और चलते हुए हम वैसे के वैसे उसी दरिया के किनारे खड़े हैं, देख रहे हैं किश्ती कब आएगी, कब किश्ती मला लगाएगा, कब हम पार जाएंगे। हमारा वही हालत है। इसलिए मैं फिर अपनी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बड़ी निम्रता से कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी कर कर रिफ्यूजियों की तरफ भी देखा जाए, उनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। जय हिंद। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुरचैन सिंह चाणक ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं भी की। बैठक के दौरान सभा के सदस्यों ने दिवंगत महान आत्मा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनके निधन से पूरे राष्ट्र और विशेष रूप से डोगराओं को गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि डोगरी भाषा को भारतीय संविधान में की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए सभी के लिए संघर्ष को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या आज डोगरा सदर सभा की एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक एमरजेंट मीटिंग हुई है, जिसमें बड़ी शॉकिंग न्यूज़ जो हमें मिली कि हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी, जो 2 दफ़ा प्रधानमंत्री हमारे भारतवर्ष के रहे, वो हमारे बीच नहीं रहे, अचानक स्वर्गवास हो गए। उसके लिए सब ने दुख का इजहार किया और उनको श्रद्धांजलि भेंट की। भगवान से प्रार्थना की, वाहेगुरु से प्रार्थना की कि उनकी रूह को शांति दें, अपने चरणों में स्थान दें और हम सबको हिम्मत दें कि इतनी बड़ी जो कमी भारतवर्ष के अंदर हुई है, ऐसे इंसान जिनके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा, कभी नाराज़गी नहीं देखी, और क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं हर फील्ड के अंदर, एज प्राइम मिनिस्टर, एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज ब्यूरोक्रेट, क्या क्या उन्होंने लाइफ में किया है, ये एक लंबी कहानी है, आप सब जानते हैं। तो ये बहुत दुख हुआ, बहुत कमी है आज की जिसकी उनका माहौल है, इसके अंदर ऐसे संतों का, ऐसे सियासतदान का, ऐसे गंभीर शख्सियतों का चले जाना एक बहुत बड़ी कमी है। तो उनको आज हमने श्रद्धांजलि भेंट की और भगवान से प्रार्थना की। दूसरा, आप सब जानते हैं
कि डोगरा सदर सभा जिस संस्था में हम बैठे हैं 120 साल पुरानी संस्था है। आज 120वां जनरल काउंसिल का अजलास हमने उसका फ़ैसला किया था कि कल 28 दिसंबर को ये 120वां अजलास यहाँ पर होगा। उसमें रेजोल्यूशंस होंगे, कहानी होगी डोगरा सदर सभा की, किन बुज़ुर्गों ने कैसे ये पौधा लगाया जो आज बड़ा पेड़ बन के खड़ा है, जिसने एक अहम रोल किया जम्मू कश्मीर की और भारतवर्ष के अंदर भी, सियासत के अंदर, और उसके बाद भी एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी अद्भुत काम किए। चाहे वो शुआशात की बात थी, बाकी चीज़ें थी, उनको याद करना था। वो भी हमें, क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और उनके साथ बड़े सारे ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स वगैरह वो सब आ रहे थे, और आज के कल का उनको सम्मानित भी करना था जो ऐसी हस्तियां हैं, चाहे वो कल्चर के फील्ड में हैं, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हैं, वीर नारियां हैं, उन सब को हमने बुलाया हुआ था। लेकिन अफसोस की बात है हमें वो पोस्टपोन करना पड़ेगा, और करना पड़ा। ये फैसला कर दिया एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर, और अगली डेट का फैसला वो बाद में हम करेंगे। इसके लिए आज हम सारे भारतवासियों को और सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, आप जानते हैं कि डोगरी भाषा को एक शरीर में शामिल करने के लिए मनमोहन सिंह जी हमारे साथ थे, मेरे साथ ये फ़ोटोग्राफ लगे हैं। और जब सेलिब्रेट करना था यहाँ पर पहली दफ़ा मान्यता दिवस, तो भी यहाँ आई, सारी टीम यहाँ पर आए, और मनमोहन सिंह जी सारा दिन शाम तक उन सेलिब्रेशन में रहे। और वहीं रियासी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज नामांकों से श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा नगर के गणमान्य लोगों और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को उस समय ठीक किया जिस समय देश की आर्थिक स्थिति काफी गिर गई थी। प्रधानमंत्री के तौर पर वह अपने कामों को करवाने में सफल रहे। उनकी दूरदर्शिता को आज भी याद किया जाता है। उनके द्वारा कई स्कीमों को जारी किया गया जिसका लाभ आज भी लोग उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के साथ मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर आए, और उन्होंने इस देश को हमारे बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। दिल की गहराइयों से मैं अपना दुख प्रकट करता हूं। डॉक्टर साहब ने अपने दौर में, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रहे, गवर्नर रहे उस वक्त, फिर उस वक्त जिस वक्त उन्होंने देश की बागडोर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ संभाली थी, मुझे वो दिन याद है कि भाई हमारे देश की इकोनॉमिकली पोजीशन क्या थी उस वक्त। हमारा देश कर्जे में था, हमारा सोना भी गिरवी हो चुका था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वर्ल्ड बैंक से सोना भी वापस लाया और देश की इकोनॉमी को बुलंदियों तक लेके गए। बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ती है कि हमारे बीच में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। जहां तक उनका जो सवाल है देश के प्रति उन्होंने क्या क्या किया, देश के प्रति जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उसमें वो वित्त मंत्री थे, और उस वक्त हमारा देश ही नहीं दुनिया आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी। तब उन्होंने हमारे देश को अपनी नीतियों से, अपनी काबिलियत से इस देश की इकॉनमी जो थी उसको स्थिर अपने पांव पे देश को दोबारा खड़ा किया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के दूरदराज के गांव बरसारी चौकीबल में विनाशकारी आग लग गई जिसमें ठंड के बीच 4 परिवार बेघर हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग मोहम्मद अमीन खान के घर में दूसरी मंजिल पर शुरू हुई और तेजी से बगल के 3 घरों में फैल गई। सेना, पुलिस, अग्निशमन सेवा और स्थानीय निवासियों के प्रयासों के बावजूद आग की लपटों ने मोहम्मद अमीन खान, नाजिर अहमद खान, फरीद अहमद खान सहित एक ही परिवार के 4 2 मंजिला घरों को नष्ट कर दिया। इस मौके पर निवासियों ने प्रशासन से पीड़ितों को कड़ाके की ठंड से बचने में मदद करने के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है।
मोहम्मद इमीन खान, नसीर अहमद खान, फरीद अहमद खान, मौज यमन लाल जाना बेगम, जौज मोहम्मद यूसुफ यमन सज मंजिल मकान। यह हार्ट पेशेंट यम तोस लोन कोड़मत यम तोस लोन कोड़मत मकान यह कम्प्लीट कर्मत यम बस यह ठीक कशना यम सह गई खाक तो सर तुम कशना ऑलरेडी यम जाए सोरी क्या वचा लायो यमन करो भरपूर मदद अपील करा तमाम यह कशना अमामस ती गवर्नमेंटस ती यमन यूता यह कशना भरपूर मदद हेकू तुम कर यूता करो सह पन्न कशना वसात चलन हज वसात बाकी पब्लिकस यह कशना यमन करो सीमा सुरक्षा बल की 41वीं बटालियन द्वारा कश्मीर के शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत संजय कुमार सिंह कमांडेंट 41 बटालियन की देखरेख में बटालियन मुख्यालय गोगोलैंड श्रीनगर में मधुमक्खी पालन पाठ्यक्रम में कृषि उद्यमिता पर 10 दिवसीय EADP कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि उद्यमिता और मधुमक्खी पालन को एक व्यवहार्य आजीविका विकल्प के रूप में बढ़ावा देना है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा मिले। अपना वो करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको भी innovated some is an agricultural basically country, and I still remember in my childhood when the country was not self-reliant and independent in terms of the agriculture produce, but there was a sudden revolution in the agricultural field and country has become independent. And today, as far as my knowledge goes, we are self-reliant, we are independent, and we are producing agriculture produce in surplus. We are exporting. But the industry, ancillary industry, along with the agriculture market, doesn't take the pace as our produce has increased. Today I am not hesitant to say that I think we don't have the sufficient process. ये जो आज का हमने प्रोग्राम किया था, ये हमने 41 बटालियन BSF हुमामा के साथ कोलैबोरेशन जॉइंटली कोलैबोरेशन की हमने 41 बटालियन BSF और कृषि विज्ञान केंद्र सुकास्ट के से, और एम है ये है कि टू एम्पावर, टू मेक आवर यूथ सेल्फ रिलायंट, टू मेक देम हैप्पी, टू चैनलाइज देयर पोटेंशियल इन द राइट डायरेक्शन। और जब हम यहाँ ये कंडक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारा यूथ है इसमें कितना पोटेंशियल है और इस यूथ को हम किस डायरेक्शन में कहाँ पर इसको चैनलाइज करते हैं, राइट डायरेक्शन में। हो सकता है यहाँ हमने बी कीपिंग का जो आज 10 डेज का एग्रीप्रेन्योरशिप टाइटल है, एग्रीप्रेन्योरशिप में बी कीपिंग 10 डेज, और इसके प्रोग्राम के स्पॉन्सर जो हैं ये 41 बटालियन BSF हैं और हमारे टेक्निकल पार्टनर्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पॉलिनेशन सेंटर सुकास्ट के। मुद्दा मकसद यही है, दो चीज़ें हैं कि एक तो हमें जो है उनको स्किल से इक्विप करना है और उनको हमारे जो यूथ है ये मायूस है उनको एनकरेज करना है, उनको एम्पावर करना है, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना है ताकि वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, क्योंकि दिन ब दिन जो है गवर्नमेंट जॉब्स पर जो है डिपेंडेंस वो कम हो रही है, क्योंकि जॉब पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर एक को गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर चल रहे सप्ताह को लेकर आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई।
इस मौके पर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने इस चल रहे शहादत सप्ताह पर विचार व्यक्त करते हुए पूरी मानव जाति के लिए वीर बालकों द्वारा दिए गए बलिदानों को याद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि ये जो हफ्ता चल रहा है पूरा 21 से लेकर 27 तक, जिसमें हम जो है शहीदी दिवस के रूप में जिसे मनाते हैं, और मुझे लगता है कि जब तक सूरज चांद इस कायनात में है तब तक इससे बड़ी शहादत कोई और नहीं दे सकता। और हम जहां शहादत की बात करते हैं तो ये बात है केवल 7 साल की उम्र के बाबा फतेह सिंह जी की और 9 साल के जो है बाबा जोरावर सिंह जी की शहादत की बात हम लोग कर रहे हैं आपके बारे में। और हमने यहाँ पर यह बताया इसके अंदर के धर्म की खातिर किस तरह से उन्होंने किसी भी प्रलोभन में ना आकर अपना धर्म नहीं छोड़ा और इतनी छोटी सी उम्र के अंदर जो है उन्होंने अपनी शहादत दे दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है और ये इसकी जो गाथा है ये पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। इसीलिए आज आप देखें तो पूरी के पूरी विश्व के अंदर इसको शहीदी दिवस के रूप के अंदर जो है वो मनाया जा रहा है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और अगर आप देखें फॉरेन की भी जितनी एम्बेसीज हैं जहां जहां पर हिंदुस्तान के एम्बेसडर्स हैं वहां पर भी इसे मनाया जा रहा है, ताकि इतना बड़ा सेक्रीफाइस से जो हमारी आने वाली जनरेशन है ये इससे शिक्षा ले सके कि दूसरे की खातिर आप कैसे जी सकते हैं। दूसरे की खातिर अगर आप अपने प्राण भी निछावर करना चाहिए तो अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म की खातिर जो लड़ाई लड़ी गई, जो युद्ध लड़ा गया और जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके साहबजादों ने अपनी शहादत दी है, उसको याद करते हुए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में रखी थी, जिसमें मेरे साथ एचएस पम्मी जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं हमारे आरएसपुरा से, और मेरे साथ मेरी बहन एडवोकेट जसमीत कौर पांडे जी भी हमारे साथ रही और बहन पूर्णिमा जी भी रही, जिन्होंने पूरा व्याख्यान किया और पूरी तरह से बताया कि माता गुजरी जी का भी सेक्रीफाइस किसी से कम नहीं था, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी से लेकर अपने मासूम पोतों तक की जो शहादत है उन्होंने अपनी आंखों से देखी। तो माता गुजरी को के भी जो इतने बड़े सेक्रीफाइस को आज की डेट में हमने याद किया है, तो इसी तरह से हम सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम इन दिनों को याद कर रहे हैं, क्योंकि आज ये लास्ट दिन था इस शहीदी हफ्ते सप्ताह का जो हम मना रहे थे, तभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। पीडीपी के प्रवक्ता जुहैब मीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रीनगर के सोनावर इलाके के जबरवान कॉलोनी में बादामी बाग कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा शुरू किया गया ध्वस्तीकरण अभियान अस्वीकार्य है। पीडीपी नेता जुहैब मीर ने बोर्ड द्वारा एक संरचना को गिराने के प्रयास का कड़ा विरोध किया, जिसका दावा है कि एक स्थानीय परिवार का है जो पिछले 8 दशकों से इस इलाके में रह रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए जुहैब मीर ने पूर्व हस्तक्षेप के बावजूद बोर्ड की कार्रवाई पर निराशा व्यक्त की। मीर ने संवाददाताओं से कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उन्होंने यथास्थिति बनाए रखने के लिए न्यायालय के निर्देश का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। इस घर को गिराने अन्यायपूर्ण होगा और चल रही न्यायिक कार्यवाही की अवहेलना होगी। किस तरीके से जो सोनवार बाग जिसे कहते हैं इंदिरा नगर, वहाँ पे एक कैंट बोर्ड के मेंबर्स ने वहाँ पे बुलडोज़र भेजा था, एक घर बन रहा था और उसको तोड़ने के लिए। तो इसी बात पे, इसी विषय में, इसी टॉपिक पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। तो उसमें ये इशू है कि ये जो कैंट बोर्ड है, इट हैज़ बिकम अ सेसपूल। ये किस तरीके से एक सेसपूल बन गया है, आप देख लीजिए। वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट जो है 1903 का, उसके बेसिस पे कुछ रूल्स नोटिफाई किए गए थे SRO 96 के तहत 2004 में, और उसके बाद MHA ने ऑर्डर दिया था कि आप जो इंदिरा नगर का जो एरिया है उसके 500 यार्ड के अंदर आप लोग वो नोटिफाइड एरिया माना जाएगा। लेकिन रूल्स में ये भी लिखा गया था कि मिलिट्री जो है, जो कैंट बोर्ड एरिया है, जो कैंट बोर्ड है, वो एक मैप प्रोवाइड करेगी इस पूरे एरिया का, नोटिफाइड एरिया का, और एट द सेम टाइम फिर DC उसे नोटिफाई करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ 2000, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जो मैप प्रोवाइड करना है वो 36 मंथ्स के अंदर करना है। तो 36 मंथ्स के अंदर ये मैप कभी प्रोवाइड ही नहीं हुआ। 2004 से लेके 2007 तक कैंट बोर्ड ने वो मैप प्रोवाइड ही नहीं किया। तो ऑल ऑफ अ सडन दे वेक अप आफ्टर 14 ईयर्स, और उसके बाद 2018 में एक मीटिंग होती है और इस इशू को रेज़ किया जाता है कि हमें जी 500 यार्ड्स में जो है एरिया को नोटिफाई एरिया बनाना है, और फिर उसके बाद ये मैटर सब जुडिस भी हो जाता है। फिर उसके बाद 2019 में अगेन
इस बारे में बात की जाती है, डीसी को कहा जाता है कि आप जी हमें ये एरिया नोटिफाई किया जाए, इस एरिया को 500 मीटर जो एफओडी वॉल है जो इंदिरा नगर के इर्द गिर्द वो एरिया है उसे नोटिफाई किया जाए। तो डीसी साहब यही फिर से बात कहते हैं अप्रैल 2019 में कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको SRO 96 के तहत आपके पास 36 महीने का टाइम था वो मैप प्रोवाइड करने का, लेकिन आपने वो मैप नहीं प्रोवाइड किया है। सो इसीलिए ये अब रूल रिडंडेंट हो जाता है, हम इसे थोप नहीं सकते हैं और एनीवे द मैटर इज सब जुडिस। तो ये बात आगे चली जाती है। उसके बाद 5 अगस्त 2019 होता है जिसमें आपको पता ही है हमारी शनाख्त, हमारी बका, हमारी इज़्ज़त, हमारी हर कोई चीज़ हमसे छीन ली जाती है। 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 के बाद 24 सितंबर को फिर से उसी डीसी ऑफिस से ये रूल्स नोटिफाई हो जाते हैं कि 500 यार्ड्स के इर्द गिर्द आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें हैं, सेम चीज़ अप्रैल 2019 में एक चीज़ नोटिफाई होती है कि ये जी लॉज रिडंडेंट हो चुके हैं, लेकिन सितंबर 2019 में ये कहते हैं कि नहीं जी हमें अब ये नोटिफाई करना है। ऐसा क्या बदला तो हमारी शनाख्त गई, हमारी ज़मीनों पे हमारी जो हमारा हक था वो चला गया, शायद यही बदला। इसी वजह से ये रूल्स नोटिफाई हुए हैं और आज की डेट में वहाँ पे जो पॉपुलेशन है इंदिरा नगर के इर्द गिर्द, उन्हें बोला जाता है चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन करे तो उन्हें बोला जाता है कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये कैंट बोर्ड एरिया में नोटिफाइड है। लेकिन ये रूल रिडंडेंट हो चुका था जो कि डीसी साहब ने ही बोला था। और एट द सेम टाइम मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि जब ये 14 साल से ये पूरी जो ये वहाँ पे कम्युनिटी बन रही थी, वहाँ पे नेबरहुड बन रहा था, 14 साल तक आप कभी जागे ही नहीं, और उसके बाद 14 साल के बाद आप जाग रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये जी रूल्स हमें नोटिफाई करने हैं, जबकि आपने सेक्शन 239 कैंट एक्ट 2006 उसके तहत आपने कोई नोटिस नहीं दिया, प्रोसिक्यूशन आपने अंडर 247 कभी नहीं की। तो सडनली यू वेक अप टू दिस एंड यू स्टार्ट सेइंग दैट वी विल नॉट अलाउ यू टू, और आप बुलडोजर लेके आ जाते हैं कैंट बोर्ड एरिया वाले। पोषण परियोजना मंडी पुंछ में पोषण भी पढ़ाई भी के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। पोषण परियोजना मंडी के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल गुज्जर और बकरवाल बॉयज हॉस्टल पुंछ में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को सक्षम आंगनवाड़ी पहल और मिशन पोषण 2000 के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता का निर्माण करना और प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा सेवाओं के वितरण को मजबूत करना है। और मैम ये इसका पहले जमाने में मतलब ये पुरानी चीज है, पुराने जमाने में बोलते थे वो तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारी सारी बेनिफिशियरी जो है रिपोर्ट हो जाएगी और अच्छे तरीके से हम उनको अपने बना हुआ उसका अपने आधार कार्ड खुद बनाना है। सब आंगनवाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग दी गई है कि नियमों के बारे में उनको अच्छे से बताना, ताकि हमारी ये ट्रेनिंग का फायदा है। इसका जो प्रेगनेंट और लैक्टेटिंग मदर है तो उसमें अपने आधार कार्ड भी बनाए और ताकि दोबारा हमारी वर्करों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 दिन के अंदर अंदर ताकि जब हमारी बच्चे कोई भी पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आते हैं स्कूल में लेक्चर देने वाली थी मैडम थी, उन्होंने हमें बताया कि पोषण भी और पढ़ाई भी क्या है, क्योंकि हमें खुद ये करना है, इसका थोड़ा सा खुद भी असर होना चाहिए कि जब हम शमीम बानो है, मैं जून सब जेल से एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। आज हमारा 3 रोज से पोषण भी पढ़ाई भी ये प्रोग्राम चल रहा है। आज प्रोग्राम का लास्ट डे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से हमें बताया गया है कि किस तरीके से मतलब हमें हाई क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2 बुक लॉन्च की है, एक आधारशिला और दूसरी नवचेतना। नवचेतना जो ग्रुप है वो 0 to 3 ईयर के लिए बच्चों के लिए, और जो आधारशिला है वो 3 to 6 है। इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हमने किस तरीके से आंगनवाड़ी
आंगनबाड़ी सेंटर में जाके जो दूर दराज से गरीब बच्चे हमारे पास आते हैं उनको किस तरीके से हमने हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। 3 दिन का बैच था, क्वेश्चन भी पढ़ाई भी, इसमें नवचेतना और हदाशीला जो है ये इसमें हम ये जो है हमने ट्रेनिंग वर्कर्स को दी है कि आप जाके जो अर्ली चाइल्डहुड जैसे कि स्कूल जाने से पहले जो तालीम दी जाती है वो बच्चों को खेल और कूद में ही पढ़ाई जानी चाहिए। ये हमारी सर्विस जो है वो भी स्कीम के तहत जो हमने इनको बताया और ये हमारी वर्कर्स जाके आगे अपने अपने सेंटरों पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है। पोषण भी पढ़ाई भी है, 10 बेबी ट्रेनिंग और ये स्कीम लॉन्च थी। तो ये हमारी ट्रेनर का ये 9 से लेकर आज 26 को लास्ट डेट है ना उसको स्टार्ट हुई थी। आज 26 को ये हमारा लास्ट बैच है। तो 257 आंगनबाड़ी वर्करों ने इधर से ट्रेनिंग ली है। तो ये बहुत अच्छी ट्रेनर का पोषण भी पढ़ाई भी। इसमें 2 किताबें नवचेतना और हदाशीला। जो हदाशीला है ये 3 से 6 साल के बच्चों को खेल खेल में हमने चार्टिंग के जरिए खेल में उन्होंने ये हमने TLM जो बनाया है ये सेंटर पे लेकर जाएंगी। इसी पे बच्चों को ये पढ़ाएंगी TLM के थ्रू। और बहुत अच्छी अच्छी हमारी स्कीमें बताई हैं और अच्छी तरीके से हमने उनको ट्रेन किया है। आगे जाकर आंगनबाड़ी सेंटर पर अपनी स्कीम के बारे में लोगों से अवेयरनेस लोगों को देंगी और वहाँ कंपेनिंग करेंगी। तो अच्छी तरीके से ये हमारी स्कीम चल रही है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है, को बहुत बेनिफिट मिला है। यहाँ TLM मटीरियल भी बनाया गया है। इसको बोला गया है कि बच्चों को 3 से 6 साल का बच्चा हमारे गाँव में कोई भी ना घर पे बैठे। जनता दल यूनाइटेड ने शुक्रवार को बांदीपुरा जिले के सुम्बुल इलाके में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, जहां दर्जनों कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता JDU महासचिव JK डॉक्टर अयूब मट्टू ने की और उनके साथ महासचिव बांदीपुरा और प्रभारी सोनावारी गुलाम मोहम्मद डार और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्टी नेताओं की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता JDU में शामिल हुए। बैठक के दौरान नेताओं ने वर्तमान सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में कश्मीरी लोगों के लिए किए गए वादे अधूरे हैं। कुछ ने तो उन्हें फर्जी वादे भी बताया। मगर बना गलत करना बना वर्क करने देना दो की तो वो इस उसका कहा बजे राज करा कोई में जी मीटिंग है पैसा से करना सही मतलब अना डिजाइनर जात है कलाम वाला ये कमाल करते हैं मुबारक आजा बस बस आजा जबरदस्त कि मैं और योर डॉक्टर साहब जम्मू एंड कश्मीर जनरल सेक्रेटरी यूटी माजी आज तो फिलहाल बोड़ बार मुबारक याद साहब और बाकी तो वसीमन शुक्रिया अदा करान कि अम चीज़ मान जिम्मेदारन मान ओहदारन मे ब्लॉक बॉडी बुलमस ऑलरेडी पार्टी मज मगर शमूलियत करान यथ झंडस तल कि JDU जनता दल यूनिट स्टेट प्रेसिडेंट GM शाहीन और यम योर सोच जनाब डॉक्टर साहब और रियाज साहब शुक्रिया अदा करान कि खास मदा मकसद ये यम फारूक अब्दुल्लान वनुक तान उमर अब्दुल्लान सबन वनान या ये वनस तूत वन कह वो गा गो पान वारिया इंशाअल्लाह रहमान बह दिम पन्ने बॉडी हयत पन्ने टीम हयत पन्न ओहदारन हयत तो डार समझ ये नफर 10 कह नफर 20 की यह समझ हस्ती तुम कम चीज़ इस मे रात बड़ बार गलती कर ये नसन मे पन ओहदारन तल सा पको ब्रो कुन तुम यह बह वन कि सही इस मे रात बुल 10 बजे रात मे दोप सा तुम त्रो NCS वोट नत तुंद डार आज इंशाअल्लाह रहमान अगर मैं ओतर JDU मौक दुत लड़स आज तुम डारन सीट कम बाकी फख्र जानान बस वेलकम करान पन्न वर्करन कि ये बुस कुन हदस तान पकान मोन रूह रुवान मे वर्कर पत गो मोन डॉक्टर साहब पत गो मोन शाहीन साहब पत गई सन तंजीम बस तंजीमुक 4 आवर्स तबिन यह तंजीम हुक्म तम खतर 4 डार मान खतर तैयार पर जोर गुजारिश करान शाहीन साहबस अगस गई मे सोनावारी मज हस्पताल अपग्रेड गन क्या पेवान खलुन श्रीनगर बेमार पेवान खलुन शहर बेमार सुंबल बेमार तक कहीं फैसिलिटी अगस गई नाइट लगन बे हस्पताल पूरी तौर तैयार गन बे मे वारियान जायन कमजोरी मे दे दूर कर
मेहनत गई नंबर कर तकलीफ लगन कि बाकी जनाब आज हमारे जो यहाँ पे संबल कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज जनाब JM डार साहब हैं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी है। इन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पे, आज यहाँ इनकी ज्वाइनिंग थी, उसके लिए हम आज यहाँ पे संबल आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे मिले और बहुत खुश हैं कि हमने JDU पार्टी आज ज्वाइन की है। तो इंशाल्लाह जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़ जाएंगे तो मैं पूरा उनको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी उनके ग्रीवेंसेस होंगे, जो भी उनके जो है रिक्वेस्ट्स होंगे, जो भी उनके काम होंगे, तो JDO तन मन धन से उनको पूरा करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे हमारे प्रेसिडेंट साहब जो शाहीन साहब हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ पे भेजा कि डॉक्टर साहब आप जाइए, आप उनको ज्वाइन कराइए। और हम आज आए हैं यहाँ पे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।